हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स और कन्वेंशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब है कि ये रूल्स हैं अकाउंटिंग के। तो इन रूल्स को हमें ध्यान में रखना होता है जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं। Accounting principles, concepts and convention are commonly known as generally accepted accounting principle. इनको generally accepted accounting principle भी बोला जाता है, जिनको हम short form में बोलते हैं GAAPs. ठीक है, are the basic rule that define the parameter and constraint within which अकाउंटिंग ऑपरेट। इसका मतलब है कि ये बेसिक रूल्स हैं जो डिफाइन करते हैं पैरामीटर और कंसंट्रेंट। कंसंट्रेंट का मतलब कि एक एंड लिमिट बता दी है कि आप इसके बाहर जाके अकाउंटिंग को मैनेज नहीं कर सकते हो, अकाउंटिंग को ऑपरेट नहीं कर सकते हो। इसके अंदर रहकर ही आपको देखना होता है कि आपने कैसे अपने अकाउंट्स को मैनेज करना है, कैसे अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, कैसे फाइनल अकाउंट बनाने हैं, ट्रेडिंग P&L अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनानी है। मतलब इसके अंदर ही रह के आपको सभी काम करने होते हैं, इसके बाहर जाके नहीं आपको काम करने होते। एक एंड लिमिट इन्होंने बता दी है कि जिसके अंदर हम अपने अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। ओके, चलो आगे डिस्कस करते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको क्लासिफाई किया गया 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट आता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, सेकंड है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अंदर आज हम 3 अजम्पशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, सेकंड है हमारा एक्रूअल अजम्पशन एंड थर्ड है हमारा कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का मतलब पढ़ते हैं। बेसिक अजम्पशन विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट, कि जिसके अंदर ही हमें अकाउंटिंग को ऑपरेट करना होता है। अजम्पशन का मतलब कि हम मानते हैं कि ये चीज़ें तो हो ही रही होंगी बिजनेस में, कि ये चीज़ें बेसिक हैं और ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो ही रही होगी। इसका मतलब कि हमने वैसे ही अकाउंट्स बनाने हैं जैसे सभी अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे हर कोई अपने बिजनेस में अकाउंट्स बनाता है ना, हमने भी उसी तरीके से अपने अकाउंट्स बनाने हैं। इसका मतलब हमने कुछ अपनी तरफ से कुछ इनोवेटिव वे में अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, हमने भी वैसे ही अकाउंट्स बनाने हैं जैसे हर कोई अकाउंट बनाता है। मतलब हमने एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर जो सबके लिए होता है, जो सबके लिए एक सेट है स्टैंडर्ड प्रोसीजर, वैसे ही सबने अकाउंट्स बनाने हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि कंपेरेबिलिटी हो सके। जब सभी एक ही मेथड को फॉलो करेंगे तब उनके बीच में कंपैरिजन हम कर सकेंगे। अगर सभी अलग अलग मेथड को फॉलो करेंगे तब हम कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ सके। ये कल हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ना, कि रिलायबल हो सके, रेलेवेंट, कि हम उन्हें राइट टाइम पे प्रोवाइड करा सके, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, ये सब चीज़ें हो सके तब भी हम स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर की हेल्प से ही बनाते हैं ये सारे अकाउंट्स। मतलब सभी इन प्रोसीजर की हेल्प से ये अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब हमने वैसे अकाउंट्स बनाने जिससे सभी एक्सेप्ट कर ले, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ले देख के। क्रेडिटर भी तभी बिजनेस को पैसा देगी जब उसने अकाउंट्स बिल्कुल सही तरीके से बनाए होंगे। ओके, कि मतलब वैसे ही अकाउंट्स बनाना जैसे सभी बनाते हैं। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब आगे पढ़ते हैं हम। इसकी 3 अजम्पशंस आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इसके नाम से पता चल रहा है गोइंग कंसर्न, कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं इसके अंदर ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, हम बिना किसी रीज़न के अपने बिजनेस को बंद नहीं करेंगे। जब अगर हमारे पास कोई रीज़न आ गया तब तो हम अपने बिजनेस को बंद कर देंगे, लेकिन हमने बिना किसी रीज़न से हमने अपने बिजनेस को बंद नहीं करना, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। तो अब क्या पढ़ते हैं, क्या लिखे हैं? इट इज़ एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल अनलिमिटेड पीरियड। ठीक है, कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं इसके अंदर कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा। हम अपने बिजनेस को ओपन कर रहे हैं
बंद करने की इंटेंशन के लिए नहीं हम अपने बिजनेस को ओपन कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को, हमारी इंटेंशन है कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, हम अपने बिजनेस को रन कराते रहेंगे, मतलब हमारा बिजनेस हम ऐसे अपनी मर्जी से बंद नहीं करेंगे. एंड देयर इज़ नो इंटेंशन to close the business or scale down its operations significantly. Okay, this implies that it will not be dissolved in the immediate future unless there is a clear evidence of closure. लिखा है मैंने यहाँ, कि मतलब इसमें यही बात, वही मैं बात कर रही हूँ कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, हम इसमें ये एज्यूम कर रहे हैं, हम बिना किसी रीज़न के अपने बिजनेस को बंद नहीं करेंगे. इसमें एक मेन पॉइंट ये आता है, अगर हम अपने बिजनेस को 15 दिन बाद, हमने बिजनेस ओपन किया और 15 दिन बाद बिजनेस क्लोज कर दिया, ठीक है, तो जब हम 15 दिनों बाद अपने बिजनेस को क्लोज कर देंगे तो हमारे एक्सपेंडिचर में हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा एक्सपेंडिचर हमारा रेवेन्यू है, कौन सा एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल है. अगर हमने 15 दिन बाद ही बिजनेस बंद कर दिया तो हमारे सारे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू हो जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कोई रहेगा ही नहीं. तो इससे हमें खुद ही नहीं समझ आएगा कि हमारे बिजनेस में चल क्या रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं, कितना कैश आ रहा है, कितनी रेवेन्यू हो रही है, कितनी सेल्स हो रही है. ठीक है, तो हमें इसमें हम मतलब इसमें यही मेन पॉइंट है कि हम यही मानते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा और हम बिना किसी रीज़न के अपने बिजनेस को बंद नहीं करेंगे जब तक, अनलेस एंड अनटिल, जब तक हमारे पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं आ जाता. अगर हमारा बिजनेस फाइनेंशियल लॉसेस में सफ़र कर रहा है तब तो हमारे पास ये वैलिड रीज़न है कि हम अपने बिजनेस को बंद कर देंगे. ठीक है, तो बिना किसी रीज़न के बिजनेस को बंद नहीं किया जाएगा. ये इस टॉपिक का मेन पॉइंट है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड अजम्पशन है हमारी कंसिस्टेंसी अजम्पशन. कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? रेगुलरिटी. तो इस अजम्पशन का मतलब है कि एक बार अगर बिजनेस ने एक मेथड को अडॉप्ट कर लिया तो वो साल उसी मेथड के साथ ही अकाउंट्स बनाएगी. ये नहीं कि इस साल उसने ए मेथड अडॉप्ट किया, सेकेंड ईयर उसने बी मेथड अडॉप्ट किया, उससे अगले साल उसने सी मेथड अडॉप्ट किया. नहीं, कंसिस्टेंसी अजम्पशन का मतलब है कि अगर एक बार बिजनेस ने एक मेथड को अडॉप्ट कर लिया तो वो हर बार उसी मेथड के साथ अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगी. ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है. अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड आएगा इधर, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली. ठीक है, एक बार अगर सिलेक्ट कर लिया और उसी को अडॉप्ट कर लिया तो वही अप्लाई किया जाएगा कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर. दिस कंसेप्ट हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, जब हम एक ही मेथड से हम बार बार अकाउंट्स बनाएंगे तो हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेने में आसानी रहेगी, हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आसानी से ले पाएंगे कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, कितना कैश आया. कल बताया था ना कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने कितने तरीके की होती है. तो वही है, अगर हम एक ही मेथड से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हर साल बनाएंगे तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेने में भी आसानी मिलेगी हमें. ओके, एंड मेक इट कंपेरेबल. आगे वही पॉइंट कि अगर हम एक ही मेथड लेके बार बार अकाउंट्स बनाएंगे तो उनमें कंपैरिजन भी करना इजी रह जाएगा. कंपैरिजन भी कब किया जाता है? जब कुछ सिमिलैरिटी होती है दो चीज़ों में, तभी हम कंपैरिजन करते हैं ना. तो अगर एक ही मेथड हर बार ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करेगी तो उनमें कंपैरिजन करना भी आसानी, तब हम कंपैरिजन भी आसानी से कर पाएंगे. कंपेरेबल विद द प्रीवियस ईयर, इट एलिमिनेट द पर्सनल बायसनेस. इसमें पर्सनल बायसनेस भी रिमूव हो जाती है कि अब जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था विंडो ड्रेसिंग, जिसे हम मैनिपुलेशन भी बोलते हैं, कि कई बार जो बिजनेसमैन होते हैं अगर वो अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट करते हैं ना तो उसमें कुछ वो पर्सनल बायसनेस भी कर देते हैं. अगर वो एक ही मेथड अडॉप्ट करेंगे ना तो उसमें वो पर्सनल बायस नहीं कर पाएंगे. ओके, एंड हेल्प्स इन अचीविंग द कंपेरेबल रिजल्ट्स, और वो अपने रिजल्ट्स को अचीव भी कर पाते हैं. ओके, लास्ट है हमारी अजम्पशन
दैट इज़ एक्रूअल अजम्पशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, जब आप जर्नल एंट्रीज करोगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो इसको ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि मैंने किसी को पेन सोल्ड किया, पेन सेल किया मैंने किसी को, ठीक है। तो जिस दिन मैंने पेन सेल किया ना, मैं उसी दिन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूँगी। उस दिन नहीं करूँगी जिस दिन मुझे कैश मिला, और सपोज करो जैसे आज मैंने उसको पेन सेल किया, उसने मुझे कैश 2 दिन बाद दे दिया, तो 2 दिन बाद कैश लेने की एंट्री तो कर दूँगी मैं, ठीक है। 2 दिन बाद कैश लेने की एंट्री मैं कर दूँगी उससे, लेकिन जिस दिन मैंने सेल किया, ठीक है, जिस दिन मैंने सेल किया उस दिन मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूँगी। और 2 दिन बाद कैश मिला तो 2 दिन बाद कैश लेने की भी एंट्री कर दूँगी, लेकिन जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई हमने उसी दिन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो पढ़ते क्या लिखे हैं, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम। किस वक्त हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, व्हेन इट इज़ एंटर्ड इनटू, कि जिस दिन वो एंटर हुई, मतलब जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई, जिस दिन मैंने सेल किया अपना पेन किसी दूसरे को, उसी दिन मैंने ट्रांजैक्शन करनी है। कैश कब मिला ये मैटर नहीं करता। हाँ, 2 दिन बाद मुझे कैश मिल गया तो 2 दिन बाद मैं कैश लेने की भी एंट्री कर दूंगी, लेकिन मेन पॉइंट इसमें है कि जिस दिन सेल की ना उसी दिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ओके। एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस, तब नहीं करनी जब सेटलमेंट होएगी। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रियलाइज्ड, इसका मतलब कि जिस दिन सेल हुई उसी दिन हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, वही हमारा रेवेन्यू होगा। मतलब जिस दिन हमारी सेल हो गई वही रेवेन्यू माना जाएगा, वही सेल मानी जाएगी, ठीक है। दैट इज़ व्हेन सेल इज़ कंप्लीटेड, यहाँ लिख भी दिया मैंने दैट इज़ करके कि रेवेन्यू को हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, कब पहचानेंगे कि हमारा रेवेन्यू हुआ, जब हमारी सेल कंप्लीट हो जाएगी या सर्विस या हमने दे दी, या तो हमने कोई सेल की है या तो हमने कोई सर्विस उन्हें प्रोवाइड की है। रिसीवेबल ऑफ कैश इज इमटेरियल, कि कैश मिला नहीं मिला ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इमटेरियल है, कि कैश का लेना देना इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि हमने किस दिन ट्रांजैक्शन की, किस दिन हमने सेल की, या किस दिन हमने अपनी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड की, उस दिन हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कैश का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस अजम्पशन में, इस अजम्पशन का ये मतलब है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बस, ओके। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।